संगम नगरी प्रयागराज, जहां बीते जुमे के दिन अटाले पर हुए दंगे बवाल के बाद जहां भारी पुलिस बल तैनात था, तो वहीं आज अटाले पर दूसरे जुमे के दिन कड़ी सुरक्षा के इंतजाम थे। ऐसे में पुलिस की कड़ी व्यवस्था और चाक चौबंद पुलिस सुरक्षा के बीच लोगों ने नमाज अदा की। वहीं जामा मस्जिद चौक स्थित लोग नमाज पढ़कर जाते दिखाई दिए और सीधा नमाज पढ़कर अपने घर और काम की ओर जाते दिखाई दिए। शांतिपूर्वक लोगों ने नमाज अदा की जुमे की। वहीं पुलिस की पूरे शहर में चाक चौबंद व्यवस्था थी, भारी पुलिस बल तैनात किए गए थे। ऐसे में क्या कहना है जिला अधिकारी प्रयागराज का, आइए सुनाते हैं। हो चुकी है और स्थिति सामान्य है, मार्केट ओपन है, ट्रैफिक सामान्य है, आसपास की यहाँ जितनी भी दुकानात हैं वो भी ओपन हो चुकी है। बाकी एहतियात के तौर पे हमारी जो फोर्स है लगातार मूवमेंट में और हर सेक्टर में हम लोगों ने पर्याप्त फोर्स लगा रखी है। वहाँ मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इसके अलावा हमने हर स्टेटिंग पॉइंट पर वीडियोग्राफर्स भी तैनात किए हैं। बैरियर्स कई जगह बड़ी संख्या में लगा रखे हैं। तो और जो पब्लिक का मूवमेंट है या छात्रों का, लड़कों का मूवमेंट, वो भी हम लगातार चेक कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ये है कि स्थितियाँ पूरी तरीके से सामान्य है, नियंत्रण में है और किसी तरह की कोई अनटवर्ड सिचुएशन नहीं है। सर, अग्निपथ को लेकर कई देशों में कई मस्जिदें भी बंद मिल रही हैं यहाँ पर, जैसे इस तरह का कोई सूचना। संगम नगरी प्रयागराज, जहां अग्निपथ योजना का पूरे देश भर में विरोध हो रहा है, ऐसे में कई जगह ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया। तो उसी को देखते हुए प्रयागराज में भी सतर्कता बरतते हुए प्रशासन ने पहल की है। साथ ही प्रशासन ने प्रयाग स्टेशन में फायर ब्रिगेड की गाड़ी व अन्य क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात किए हैं। ऐसे में मजिस्ट्रेट, एसपी रैंक व सीओ रैंक के अधिकारियों को तैनात किया गया है। साथ ही सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। ऐसे में क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर जिला अधिकारी प्रयागराज का कि अग्निपथ योजना को देखते हुए किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ कहना है पूरे मामले में जिला अधिकारी संजय खत्री का, आइए सुनाते हैं आपको। हमारे यहाँ का कर्नलगंज थाना है, शिवकुटी थाना है, बगाड़ा क्षेत्र है, शिवकुटी का क्षेत्र है, यहाँ प्रयाग रेलवे स्टेशन के आसपास का क्षेत्र है। यहाँ स्टूडेंट्स काफ़ी बड़ी संख्या में रहते हैं। हम लोगों ने इस क्षेत्र में एक एडीएम रैंक के अधिकारी, 3 मजिस्ट्रेट, एक एसपी रैंक के पुलिस ऑफिसर और सीओ की मैं पोस्ट भी लगा रखी है। सारे ऑफिसर्स लगातार मूवमेंट में हैं और बच्चों से लगातार संवाद भी कर रहे हैं। तो एक जगह ज्ञापन देने की बात आई थी, कोई सुनील मौर्य लड़का है, उसने अपना ज्ञापन दिया है। नैनी में 10-12 लड़के थे जिनको ज्ञापन देना था, तो उन्होंने अपना ज्ञापन दे दिया है। और अब किसी तरह का कोई लड़कों का इकट्ठा होने का या कोई ज्ञापन देने का या कोई अपनी बात रखने करने की अब हमारे पास कोई सूचना नहीं है। तो वहाँ पर भी चीज़ें पूर्णतः नियंत्रण में है। हम सोशल मीडिया पर भी पर्याप्त नज़र बनाए हुए हैं। अगर कोई बात आती है, कोई सिचुएशन आती है, तो हमारे पास पर्याप्त फोर्स है। हम तत्काल से भेज के चीज़ों को नियंत्रित कर रहे हैं। इस तरह का फिलहाल कोई प्लान नहीं। बताते चले, पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। संगम नगरी प्रयागराज, जहां अग्निपथ को लेकर जगह जगह प्रदेश भर में विरोध हो रहा है और पूरे देश में विरोध हो रहा है। कई जगह ट्रेन भी जला दी गई। उसी कड़ी में आज कीड़गंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत परेड ग्राउंड के पास जहां युवक पहुंचकर अग्निपथ का विरोध कर रहे थे, वहीं भारी पुलिस तैनात ने युवकों को समझा बुझाकर शांत कराया। मौके पर पहुंचे एसपी सिटी ने भी युवकों को समझा बुझाकर उनसे ज्ञापन लिया और उनको वापस भेजा। ऐसे में लोगों का अग्निपथ के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। क्या कुछ कहना है लोगों का इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं। 3 से 4 साल शुरू की हुई है, उसके संबंध में हमने प्रयागराज डीएम सर को, एडीएम सर को ज्ञापन सौंपा हुआ है। जैसा कि उन्होंने सांत्वना दिया कि जल्दी से जल्दी कुछ न कुछ आपकी मदद की जाएगी या कार्रवाई की जाएगी, उसको हम आपके माध्यम से पढ़ के सुनाना भी चाहेंगे। विषय क्या था, अग्निपथ को वापस लो के संबंध में सरकार से निवेदन है कि पुरानी भर्ती प्रक्रिया को पुनः बहाल किया जाए। अग्निपथ योजना युवाओं के हित में नहीं है। सभी युवा पूरी देश में विरोध प्रदर्शन और बहिष्कार करेंगे। एयरफोर्स का पेंडिंग रिजल्ट और इन्वॉल्वमेंट लिस्ट को जारी किया जाए। नेवी में पुरानी भर्ती प्रक्रिया के तहत बिना मेरिट के छात्रों को, सभी छात्रों को मौका दिया जाए। इंडियन आर्मी 2 साल और मैं आपको 24/7 मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये मोदी सरकार जो अग्निपथ लेकर आए हैं, हमने युवा साथियों के भविष्य का खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे 5 साल इतने नौकरी नहीं निकाली, जब नौकरी निकाली 40 साल में अब हमको दे रहे हैं शिक्षा।
सर जब उनको यही करना था तो 5 साल जो नौकरी नहीं निकाली, वैकेंसी निकाली, क्यों नहीं निकाली? कि हम ना युवा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज हम लोग पहले 18 से आज 17 से कर रहे हैं, 17 से कि हम लोग को मौका नहीं देना चाहती है सरकार। और राजनाथ सिंह की अपील है कि जल्द से जल्द अग्निपथ वापस हो। आज हम लोग मीडिया महोदय से संगम नगरी प्रयागराज जहां अटाले पे नमाज के बाद स्थिति अब एक हफ्ते बाद सामान्य है। ऐसे में पुलिस अभी भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। ऐसे में पुलिस अभी भी ड्रोन द्वारा अटाले क्षेत्र के संवेदनशील क्षेत्रों का लगातार निरीक्षण कर रही है और ड्रोन की मदद से घरों की छत पर नज़र बनाए है। ऐसे में पुलिस द्वारा लगातार अटाले क्षेत्र में ड्रोन से निगरानी की जा रही है और सुरक्षा के दृष्टिगत ये कदम उठाए गए। संगम नगरी प्रयागराज जहां जुमे की नमाज को लेकर अटाले क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात थे। इसी मौके पर एसएसपी प्रयागराज, जिला अधिकारी प्रयागराज का अटाले एरिया की बेटियों ने किया स्वागत। साथ ही एसएसपी समेत समस्त पुलिस बल का इस्तकबाल करते हुए चिलचिलाती गर्मी और धूप में ऑफर किया पीने का पानी। एसएसपी ने कहा शुक्रिया, बेटियों को दी शाबाशी और दी दिली दुआएं। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। संगम नगरी प्रयागराज कल्लू कचौड़ी चौराहे पर निवासी मृतक व्यवसायी स्वर्गीय के केसरवानी के घर जाकर मंत्री नंदी ने शोक व्यक्त किया, परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढाढ़स बधाई। साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया कि घटना को अंजाम देने वाले किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसी कार्रवाई होगी कि उनकी सास पुश्त याद रखेंगी। ऐसे में परिजनों ने रो रो के मंत्री नंदी को हाल बताया और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। संगम नगरी प्रयागराज जहां जुमे की नमाज के बाद हिंसा के बाद अब दूसरे जुमे पर लोगों ने शांतिपूर्वक नमाज पढ़कर अपने घर की ओर गए। ऐसे में सपा के राष्ट्रीय सचिव अल्पसंख्यक सभा के महबूब उस्मानी ने बयान दिया है और क्या कुछ कहा है उन्होंने जुमे की नमाज को लेकर। आइए सुनाते हैं आपको इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहना है उनका। पिछले जुमे में जो उपद्रव हो गया था, जिस वजह से शांति व्यवस्था भंग हो गई थी, आज उसके बाद ये पहला जुमा पड़ा है और आज पूरे शहर में इलाहाबाद प्रयागराज में शांति व्यवस्था तरीके से मुसलमान भाइयों ने मस्जिदों में नमाज़ पढ़ी है और नमाज के बाद शहर में और देश और प्रदेश में अमन चैन के लिए दुआ की है। और उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी है कि जिस तरीके से हिंदू और मुसलमानों में हमेशा से मोहब्बत रही है, प्यार रहा है, उसी तरीके से हमेशा बना रहे और गंगा जमनी तहजीब हमेशा कायम रहे इलाहाबाद में। महबूब उस्मानी, राष्ट्रीय सचिव, समाजवादी पार्टी, अल्पसंख्यक सभा। संगम नगरी प्रयागराज में जहां जुमे की नमाज के बाद प्रयागराज के मुस्लिम बहुमूल क्षेत्र में इस माहौल शांतिपूर्ण रहा, तो उसी कड़ी में अब अटाले क्षेत्र की बैरिकेडिंग को पुलिस द्वारा खोल दिया गया है। चाहे वो नुरला रोड से अटाले मीरापुर की ओर जाने की सड़क हो या फिर रोशनबाग से अटाले की ओर आने वाले रास्ते को जो पूरी तरह से बंद किया गया था फिर से खोल दिया गया है, जिससे आवागमन पूरी तरह से चालू हो गया है। आम जनता अब इस रास्ते से आ जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज यूपी बोर्ड से जुड़े छात्रों के लिए बड़ी खबर। 18 जून को आएगा इंटर और हाई स्कूल का रिजल्ट। हाई स्कूल का 18 जून को 2 बजे आएगा नतीजा, वहीं इंटर का उसी दिन 4 बजे आएगा नतीजा। कुल 51,92,616 छात्रों का रिजल्ट होगा घोषित। यूपी बोर्ड की वेबसाइट upmspedu.in पर देख सकते हैं नतीजे। बता दें 18 जून को आएगा इंटर हाई स्कूल का रिजल्ट। प्रकृति के साथ खिलवाड़ से लगातार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में मौसम में भारी बदलाव होने लगा है। भयंकर गर्मी पड़ना, तेज़ तूफान, चक्रवात, सूखा, बेमौसम बारिश और बाढ़ की समस्या उत्पन्न होना सब ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है। ऐसे में किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग से बचा जाए और क्या वजह है और किस तरह से समस्याओं को दूर किया जाए, ऐसे में क्या कुछ कहना है प्रोफेसर NB सिंह का इस पूरे मामले पर। आइए सुनाते हैं आपको। आज हमको कहते हुए दुख होता है कि जब सभी वृक्ष लगाते हैं, तमाम महोत्सव मनाए जाते हैं, वन महोत्सव मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जन्मदिन पे भी लोग पेड़ लगाने लगे हैं, लेकिन पेड़ कम होते जा रहे हैं। जब हम वृक्ष नहीं लगाते थे तब जंगल थे, आज हम वृक्ष लगा रहे हैं तो जंगल नष्ट होते जा रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता है वृक्ष लगाइए, उनको सुरक्षित और संरक्षित करिए और वृक्षों को कटने से बचाइए, क्योंकि वृक्षों से हमारा अटूट संबंध है, अटूट। वृक्षों को हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ग्रीन हाउस गैस है जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है।
पौधे उसके बदले हमको ऑक्सीजन देते हैं। ये अटूट संबंध है, बायलैटरल म्यूचुअल रिलेशनशिप है जो कि सतत है। सबसे पहले पेड़ पौधे आए, इसके बाद जंतु आए जिसमें हम लोग भी आए। तो ऑक्सीजन हमारे लिए आवश्यक है, प्राणवायु भी है। दूसरे, वृक्ष रोटी कपड़ा मकान देते हैं। तीसरा, वृक्ष जल वायु जमीन तीनों को शुद्ध करते हैं। आज विकास की होड़ में जब लोग ग्लोबल वार्मिंग से परेशान हैं, ग्रीन हाउस गैसेस की बात होती, तापीय विश्व की बात होती है, ग्लेशियर्स पिघलने की बात होती है। और आपको मैं बता दूं, इस साल 49 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर हुआ, तापमान हुआ कनाडा का, जहां बर्फ़ गिरती है। वहां रूस में ब्लोअर्स लगाए गए थे, फॉगिंग मशीन लगाई गई थी तापमान ठंडा करने के लिए। तो इस तापीय विश्व में टेम्परेचर तापमान बढ़ा तो हमारे लिए हमारा अस्तित्व खतरे में होगा। इसलिए आप अधिक से अधिक वृक्ष लगाइए और जल वायु जमीन तीनों को शुद्ध करिए। रोटी कपड़ा मकान आप प्राप्त करेंगे। वृक्ष 60 डिग्री तापमान कम करेंगे। आप एसी और कूलर की आवश्यकता को कम कर सकते हैं वृक्ष लगाए। मैं बच्चों से सवाल करता हूं कि बच्चा पैदा होने पे सबसे पहले क्या लेता है जी? बच्चा सबसे पहले पैदा होता तो ऑक्सीजन लेता है, रोटी कपड़ा मकान स्टेटस नहीं देखता है। तो आप सोच सकते हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथों में ये कहा गया, निर्जल व्रत रहिए, निराहार व्रत रहिए। लेकिन ऑक्सीजन के बिना कहीं नहीं लिखा कि आप ऑक्सीजन के बिना व्रत रहिए। ऑक्सीजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, ये सबसे आवश्यक है। ये हमारा अटूट संबंध है। तो ये संदेश है कि आप अधिक से अधिक वृक्ष लगाइए। वृक्ष जल वायु जमीन तीनों को शुद्ध करते हैं, तापमान कम करते हैं, और इनके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। और हम जीवित पर्यावरण हैं, तो हम पर्यावरण से अपने को अलग नहीं कर सकते। हम पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं और हम जीवित पर्यावरण हैं। बाहर का पर्यावरण अगर स्वच्छ और शुद्ध नहीं होगा तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते। दूसरा, हम एक पर्यावरण के संदर्भ में संदेश करेंगे। लोग कार रखते हैं लेकिन उनके घरों में कपड़े के थैले नहीं होंगे। लोग पानी पीते हैं, 20 रुपए की प्लास्टिक की बोतल खरीदते हैं। अब 5 लीटर की बोतल चल करके आप घर का बिस्लेरी वाटर, घर का फिल्टर वाटर लेके चल सकते हैं। प्लास्टिक लोग उपयोग करते हैं। एक प्लास्टिक की लाइफ, प्लास्टिक की बोतल की लाइफ 400 साल है। 20 रुपए की बोतल ले करके 400 साल के लिए कूड़ा छोड़ देना, ये तो बुद्धिमानी नहीं है। तो हम कैसे बुद्धिजीवी कह सकते हैं? मैं प्रोफेसर NB सिंह, प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। नगरी प्रयागराज में जहां सर्किट हाउस में सदस्य उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग श्रीमती अनीता सचान के द्वारा सर्किट हाउस में महिलाओं के संबंध में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, विशेषज्ञ जागरूक शिविर एवं महिला जन सुनवाई की गई। जन सुनवाई के दौरान घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, योजनाओं का लाभ न मिलने से अवैध कब्जे की संबंधित शिकायतों सहित अन्य कई शिकायतों पर सुनवाई की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि महिला आयोग का गठन पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए हुआ है। यदि किसी महिला को न्याय मिलने में कोई परेशानी आ रही हो तो वो अपनी समस्या लेकर महिला जन सुनवाई में ज़रूर आए। जन सुनवाई में पीड़ित महिलाओं को पूरी सहायता की जाएगी। महिला जन सुनवाई में कुल 24 प्रकरण सुनवाई के लिए आए, जिनमें से 2 प्रकरण का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। जन सुनवाई में प्रियंका श्रीवास्तव पुत्री विजय कुमार श्रीवास्तव निवासी झूलेलाल कॉलोनी लूकरगंज अपने ससुराल वालों से दहेज के लिए गाली गलौज, मारपीट तथा घर से निकाल देने की शिकायत की, जिस पर सदस्य ने संबंधित थाने को जांच के आदेश दिए। ऐसा नहीं कह सकते सुनवाई नहीं हो रही। कुछ मामलों में ऐसा हो जाता है कि हीला हवाली करते हैं। उसमें आज सबको कहा गया है कि जो महिला से संबंधित प्रकरण जाते हैं या कोई भी जाए, उसमें तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कभी कभी शिकायतें सुनने को मिलती हैं, थाने गए, FIR नहीं लिखी गई। तो अब इन सब चीज़ों में जैसे मैंने कहा है कि सभी FIR दर्ज की जाए और विवेचना में जो जैसा प्रकरण होगा विवेचना में आप तथ्यों को रखिए। मतलब 3 थाना ऐसे हैं जहाँ पे महिलाओं के मुकदमे नहीं लिखे जाते हैं। धूमनगंज, नैनी और भूतपुर में 3 जगह में महिलाओं के मुकदमे नहीं लिखे जाते हैं। दबाव इतना बना देते हैं, महिला अपने आप बैकफुट पे आ जाती है। नहीं, ऐसा तो हमारे संज्ञान में नहीं है कि इन 3 थानों में मामले लिखे ही नहीं जाते हैं। कुछ लापरवाही होती है, अब इस पर सुधार करेंगे। विकास देखना हो तो करेली आइए। और करेली की इन गड्ढा युक्त सड़कों का आज तक 5 साल बाद भी नहीं हो पाया विकास। जहां दूसरी सरकार बनी मगर CM योगी के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की क्षेत्र की सड़कें आज तक गड्ढा मुक्त नहीं हुई। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं जिससे लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं और लोगों का पैदल चलना इस सड़क पर मुश्किल हो गया है। वहीं स्थानीयों की माने तो सड़कों पर गड्ढे और दूसरी ओर
उड़ती धूल से लोगों को सांस लेने में भी परेशानी होती है। जहां विकास की बात की जाती है मगर विकास सिर्फ कागज़ों तक सीमित है। ऐसे में आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। करेली की सड़कें जो हैं आज तक नहीं बन पाई, जिससे लोग लगातार परेशान होते हैं। जिम्मेदार अनजान। सड़क पे सर पूरी समस्या ये है कि चलने योग्य सड़क नहीं है। आए दिन किसी न कुछ एक्सीडेंट वगैरह होता रहता है यहाँ, और धूल तो इतनी बुरी हालत है कि मतलब इंसान का यहाँ कई लोग एलर्जी से ग्रस्त हो गए हैं। तो अधिकारी वगैरह आते हैं? अधिकारी वगैरह सर कोई झाँकने नहीं आता, ना कोई सुनवाई हो रही है यहाँ। केवल धूल में जीना, यहाँ चलना दुश्वार हो चुका है। परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल। अभी मेरा खुद ही इलाज चल रहा है, मुझको भी अभी एलर्जी हो गई थी, तो होम्योपैथिक इलाज चल रहा है। तो डॉक्टर ने कहा थोड़ा धूल वगैरह से बच के चलिए। स्थानीय विधायक या कोई आते हैं? नहीं, विधायक तो जब से अभी समझ लीजिए दूसरा साल उनका चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। ना झाँकने आए हैं, ना उनका दिखे हैं यहाँ तक। नाम बता दें। शहबाज अहमद।